तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जी एजुकेशनल में। मेरा नाम है राघव तिवारी और मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के हैं, जिनके पेपर में थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लगा है, या फिर जो भी बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट है या एमए के स्टूडेंट है जिनके पेपर में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स लगा है, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है ज़रूर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये इंश्योर करता हूँ कि आज की वीडियो में आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में आपको ना सिर्फ ये टॉपिक क्लियर होगा, बल्कि आपको यही पता चलेगा कि आपको जो आंसर लिखना है पेपर में वो आपको कैसे लिखना है। बिकॉज जो मैंने वीडियो बनाई है ये प्रॉपर आपके लिए आंसर की तरह ही, आंसर की फॉर्म में ही ये वीडियो बनाई है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप इस वीडियो के थ्रू जो भी आप इसमें समझेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तो आपको पेपर में पक्का आपकी हेल्प होने वाली है। चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अगर हम अरस्तू की बात कर रहे हैं तो अरस्तू है कौन। देखिए दोस्तों, अरस्तू प्राचीन यूनान का नागरिक था जिसको राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस पर हम आगे बात करेंगे। अरस्तू को ही बायोलॉजी का भी पिता, बायोलॉजी का ही जनक और जियोलॉजी का भी जनक कहा जाता है। अगर हम इस टॉपिक में बात करें, देखिए दोस्तों, अरस्तू का अगर ये क्वेश्चन आता है कि अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार आप बताइए, तो आपको सबसे पहले अरस्तू के बारे में लिखना होगा। जी दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अरस्तू के बारे में लिखना होगा, फिर धीरे धीरे उसकी डिटेल्स आपको सारी लिखनी होंगी, फिर क्वेश्चन में आपको बढ़ना होगा। ये एक आइडियल जो पेपर का फॉर्मेट होता है आंसर का, वो माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें अरस्तू की, तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? यूनान में 384 ईस्वी पूर्व में। इसको जो बहुत फेमस बुक है जिसपे इसके नागरिकता संबंधी विचार मिलते हैं, उस बुक का नाम है पॉलिटिक्स। आपको ये पेपर में मेंशन जरूर करना है इस बुक का नाम। बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगर हम अरस्तू की, तो अरस्तू पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पश्चिमी दर्शन शास्त्र है, अब पश्चिमी दर्शन शास्त्र क्या है, इस पर एक अलग से, ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इस पर एक अलग से वीडियो भी आई होप मैं आपके लिए ला पाऊंगा। आज की वीडियो में आप इसको समझ लीजिए बस। जो पश्चिम के दार्शनिक हैं, जितने पश्चिम के राजनीतिज्ञ हैं या दार्शनिक हैं, जो वेस्ट यूरोपियन हैं, ठीक है, ज़्यादातर ये थिंकर्स कहाँ के हैं? यूरोपियन कंट्रीज़ के। ठीक है, आपको बस इतना समझना है, बाकी आपके लिए एक अलग सी वीडियो इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इन्हें ही राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अब पिता क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि राजनीति की प्रति जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, राजनीतिक जो मत है, ठीक है, राजनीति के प्रति जो राजनीतिक का मत है, वैज्ञानिक, यहाँ पे वैज्ञानिक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ये राजनीतिक नहीं, यहाँ पे वैज्ञानिक होगा। राजनीति का सबसे पहले जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया था किसने? अरस्तू ने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो राजनीतिक विज्ञान का जो वैज्ञानिक इसका जो तथ्य है वो किसने प्रस्तुत किया था? अरस्तू ने। इसीलिए अरस्तू क्या कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का पिता। अरस्तू प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर महान के गुरु थे। अब देखिए दोस्तों, आपको कई बार पेपर में देखने को मिलेगा या फिर आपके टीचर्स जब आपको पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि प्लेटो जो है वो अरस्तू से पहले थे। पर प्लेटो को क्यों नहीं राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा गया? तो उसका बेसिक सा रीज़न है कि जो राजनीति का सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, जिसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया राजनीति को, वो किसने किया था? अरस्तू ने। ठीक है, तो जो सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करेगा कि भाई राजनीति क्या है, राजनीति कैसे संचालित होती है, राजनीतिक दर्शन क्या है, उसी को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा गया। तो वो कौन था? अरस्तू। अरस्तू को ही सिकंदर महान का गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है जो पेपर में स्टार्टिंग में ही। फिर अब बात करते हैं टॉपिक की। तो अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार कौन से बुक हमें देखने को मिलते हैं? पॉलिटिक्स बुक में। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि पॉलिटिक्स बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पेपर में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको जितने भी थिंकर्स हैं आपको उनके बुक्स के नाम जरूर लिखने हैं। एक या दो बुक्स के नाम आपको जरूर मेंशन करने हैं, और जिससे आपको टॉपिक आया है वो टॉपिक कौन सी बुक से लिया गया है ये तो आपको पक्का पता ही होना चाहिए। तो जो नागरिकता संबंधी विचार हैं अरस्तू के, ये कौन सी पुस्तक से लिए गए हैं? अरस्तू की पॉलिटिक्स बुक से।
उसके अनुसार राज्य नागरिकों का एक समुदाय है। ठीक है, राज्य क्या है? नागरिकों का एक समुदाय, कम्युनिटी है एक, जिसमें क्या होता है, राज्य को समझने के लिए उसमें रहने वाले नागरिकों को समझना आवश्यक है। वो क्या कहता है कि अगर आपको राज्य को समझना है तो आपको राज्य में रहने वाले नागरिकों को समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राज्य किससे है? नागरिकों से। क्या बिना नागरिकों के कोई राज्य हो सकता है? राज्य का अर्थ ही यही है जहाँ कुछ लोग रहते हैं जो कुछ कॉमन चीज़ें आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी जो राज्य की डेफिनेशन है इसके ऊपर भी आपकी एक अलग से वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नागरिकता की। देखिए दोस्तों, अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव में बात करें तो आज विश्व का हर व्यक्ति किसी ना किसी राज्य का नागरिक है, क्योंकि भारत ही नहीं, विश्व में इतने सारे देश हैं, हर देश का, हर राज्य का। अब देखिए, मैं राज्य का यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक विज्ञान में देश की जगह राज्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राज्य एक एंटिटी है जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो हर राज्य का अपना अपना एक नागरिक होता है। मैं भारत का नागरिक हूँ, कोई हो सकता है अमेरिका का नागरिक हो, कोई यूके का नागरिक हो सकता है। ठीक है, तो हर राज्य का अपना अपना एक नागरिक होता है, जो नागरिकता उस राज्य की उसको दी जाती है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता की अवधारणा व्यापक रूप ले चुकी है, किंतु उसकी परिभाषा को लेकर सभी विद्वानों में एकमतता नहीं देखी जाती। अब कोई भी एक परिभाषा आपको नागरिक कौन है इसकी नहीं मिलेगी। जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी विद्वान हैं, सब अपना अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप नागरिकता के बारे में लिख रहे हैं और नागरिकता की अगर आपने डेफिनेशन दे दी पेपर में, तो टीचर आपसे इंप्रेस होंगे और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कौन कौन से जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले नाम आता है लॉस्की का। लॉस्की क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अपनी शिक्षित बुद्धि को लोक हित के लिए प्रयुक्त करना ही नागरिकता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का प्रयोग राज्य को बढ़ाने के लिए कर रहा है, लोक हित के लिए कर रहा है, वो क्या है? उस राज्य का नागरिक है। यानी कि अब उस राज्य में व्यक्ति रह रहा है, उस राज्य का ही भला चाह रहा है, लोक हित, लोगों का भला चाह रहा है, वो क्या कहलाएगा? नागरिक। अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं कि वह व्यक्ति जो राजनीतिक तथा न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेता है वो नागरिक है। इस कथन को हम लोग पूरे चैप्टर में, जो हमारा ये पूरा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक में हम इसी शब्द पे, इसी पूरे लाइन पे डिस्कस करेंगे कि जो अरस्तु है वो क्या कहता है, क्यों कह रहा है कि राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला ही नागरिक है। देखिए, बहुत ही गहरा जो कथन है ये है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों को ही नागरिक कह रहा है। अब ऐसा वह क्यों कहता है, धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है दोस्तों, अरस्तु सभी व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानता, जैसा कि इस कथन से ही पता चल रहा है आपको, और कहता है कि केवल कुछ अधिकारों की प्राप्ति भर से नागरिकता नहीं मिलती। ठीक है, अब वो क्यों कह रहा है ऐसा, हम नीचे देखते हैं। भाई, वो किसे नागरिक मान रहा है, किसे नहीं मान रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे आधार जिस आधार पर अरस्तु कहता है कि इन आधारों पे सिर्फ नागरिकता नहीं दी जा सकती। तो पहला आधार क्या है? स्थानीय आधार। अब स्थानीय आधार का मतलब क्या है? आप वर्तमान में देखेंगे कि भारत कैसा देश है। अगर भारत में किसी को नागरिकता लेनी है तो उसका क्या होना चाहिए? यहाँ पे जन्म होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? अगर आप NRI हैं, ठीक है, आप कहाँ चले गए हैं, आप कहीं बाहर चले गए हैं, आप बाहर से इंडिया में आए हैं, ठीक है। अब कोई मान लीजिए दो दंपत्ति हैं, दो कपल्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं मलेशिया में। अब उनका जब बच्चा होता है तो वो कहाँ जाते हैं? इंडिया में। ठीक है, इंडिया में उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे को जन्म दिया। अब क्योंकि वो बच्चा इंडिया में जन्म लिया है, इसलिए उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक दे दी जाती है। अब अरस्तु इस बात का खंडन करता है। अरस्तु क्या कहता है कि किसी भी स्थान पर केवल निवास करने मात्र से आपको उस स्थान का नागरिक नहीं माना जा सकता। अब आप मान लीजिए भारत में रह रहे हैं, तो क्या आप भारत के नागरिक हो गए? नहीं। क्यों? हो सकता है बाहर से आके यहाँ रह रहे हो। तो अरस्तु यही कहता है कि राज्य में या किसी स्थान में तो भाई विदेशी भी रहते हैं, दास भी रहते हैं। अब वो दासों का वर्णन यहाँ क्यों कर रहा है, हम आगे समझेंगे। ठीक है, वो क्या कहता है कि राज्य में या किसी स्थान पर तो विदेशी भी रहते हैं, तो क्या सबको नागरिकता दे दी जाए? नहीं। अरस्तु कहता है कि इसके लिए कुछ आधार होने चाहिए, कुछ बेस होने चाहिए। अब वो आधार क्या है, वो शर्तें क्या है, वो कंडीशंस क्या है, उन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा वो कहता है कि जन्मजात या वंशानुगत आधार पर, यानी कि
अगर किसी स्थान पर कोई व्यक्ति जन्म लेता है या उस स्थान पर रहने वाले निवासी के यहाँ जन्म लेता है तो केवल इस आधार पर उसको नागरिकता नहीं दी जा सकती है। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई आदमी है, उसके पिता रहते हैं इंडिया में, अरस्तु के अनुसार मैं बता रहा हूँ, अगर उनका बेटा जो है, उनका पुत्र जो है वो इंडिया में जन्म लेता है तो केवल इस कथन मात्र से, इसके मात्र से कि उसने भाई इंडिया में जन्म लिया है, उसको नागरिकता दे दी जाए, ये गलत बात है। अरस्तु क्या कहते हैं, इस प्रकार नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कानूनी आधार। अब कानूनी आधार का मतलब क्या है, वो कहना चाह रहे हैं अरस्तु कि केवल कानूनी कुछ अधिकार प्राप्त कर लेने मात्र से नागरिकता नहीं दी जा सकती। अब कानूनी अधिकार क्या, मान लीजिए आप कहीं मुकदमा लड़ रहे हैं, ठीक है, आपको मुकदमा लड़ने का अधिकार मिल चुका है, आपको घूमने फिरने का अधिकार मिल चुका है, केवल इस मात्र से, इस कथन मात्र से, इस अधिकार मात्र से आपको नागरिकता नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि भाई कानूनी अधिकार तो आप किसी संधि के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी समझौते के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। आपने क्या किया, आपने किसी के साथ संधि कर ली, ठीक है, आपने क्या किया, वो जो अधिकार है आपने प्राप्त कर लिया कानूनी, तो क्या आपको इस आधार पर नागरिकता दे दी जाए? नहीं, अरस्तु कहते हैं इस आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो चौथा कथन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पेपर में इससे तो लिखना ही लिखना है, बाकी आपको तो सारे कथन ही लिखने हैं। ठीक है, अब चौथा कथन क्या कहता है, अब देखिए अरस्तु बच्चों को परिपक्वता के आधार पर, यानी कि बच्चों में जो विकास है, मानसिक विकास है, उसके आधार पर बूढ़ों को, श्रमिकों को, दासों को, शिल्पकारों एवं महिलाओं को नैतिक एवं बौद्धिक स्तर के आधार पर, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें दिमाग का विकास कम होता है, यानी कि वो इतने बुद्धिमान बचपन में ही नहीं होते, धीरे धीरे मानसिक विकास होता है, तो केवल उस बच्चे को नागरिकता नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि उसका विकास, मानसिक विकास कम है। फिर वो कहता है कि श्रमिकों को, वृद्धों को, दासों को, शिल्पकारों को और महिलाओं को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देख लीजिए, वो महिलाओं को भी नागरिकता देने से मना कर रहा है, शिल्पकारों को भी नागरिकता देने से मना कर रहा है, दासों को भी नागरिकता देने से मना कर रहा है। क्यों? वो कहता है कि इन लोगों में नैतिक एवं बौद्धिक स्तर में कमी है। ठीक है, क्या कह रहा है, इनमें सोचने समझने की क्षमता की कमी है। और सबसे मेन बात जो है इन सबसे भी अधिक, वो है अवकाश प्राप्त नहीं होने के कारण। अब ये अवकाश क्या है, लेजर क्या है, इसको आप समझेंगे आगे टॉपिक में, क्या है लेजर, जिसको अरस्तु कह रहा है कि भाई अगर ये अवकाश उनको प्राप्त नहीं है तो उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है, हम अवकाश के बारे में आपको आगे बताएंगे अवकाश क्या है। अब देखिए हमें कंडीशन भी समझनी चाहिए कि भाई वो क्यों बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को, इन सबको क्यों नागरिकता नहीं देना चाह रहा। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये जिस समय की बात है 384 ईस्वा पूर्व की, 400 शताब्दी की, चौथी शताब्दी की, उस समय क्या था, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या था उस समय? उस समय था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी नीति निर्माण होते हैं, जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, वो कैसे होती है, लोग एक जगह बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं, जितने भी लोग उस राज्य के होते हैं, समाज के होते हैं। अब तो देखिए उस टाइम तो समाज, जो आजकल हम समाज समझते हैं ना, वो उस समय राज्य था। ठीक है, इसकी परिभाषा में बहुत अंतर आया समाज की परिभाषा में। उस समय क्या होता था, लोग आपस में इकट्ठा होकर ही जितने भी पॉलिसी मेकिंग के काम होते थे वो सारे करते थे मत से। ठीक है, कितने लोग पॉलिसी बनाना चाहते हैं वो हाथ उठाते थे, ऐसे काम हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब ये सिस्टम बदल गया है। तो देखिए उस टाइम क्या होता था, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, शिल्पकार, ये सब क्या है, ये सब उस मीटिंग का भाग नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि महिलाएं क्या करती थी, घर के काम में व्यस्त रहती थी। जो वृद्धजन थे वो घर से बाहर निकलते नहीं थे ज़्यादा। ठीक है, जो शिल्पकार है वो अपने काम में व्यस्त होते थे, जो श्रमिक हैं वो भी अपने काम में व्यस्त होते थे, दास जो थे वो भी अपने काम में व्यस्त होते थे, और जो विदेशी थे वो तो उस बैठक में हो ही नहीं सकते थे हिस्सा। तो ये सभी क्योंकि उस मीटिंग में उपस्थित नहीं होते थे, उस बैठक में उपस्थित नहीं होते थे, इसी कारण जो अरस्तु है वो उनको नागरिकता नहीं देना चाहता। वो क्या कहता है कि जब पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में ये व्यक्ति अपनी भागीदारी नहीं देना चाह रहे हैं, ये व्यक्ति अपनी भागीदारी नहीं दे रहे हैं, तो इन्हें हम नागरिकता क्यों प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। आपको इसकी जो पीडीएफ है ये पूरा मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने ये तो देख लिया कि भाई अरस्तु किन लोगों को नागरिक नहीं मान रहा है, किन लोगों को नागरिकता नहीं देना चाह रहा है। अब किसी को तो देना चाहेगा भाई, कौन है वो व्यक्ति जिनको नागरिकता देना चाह रहा है?
चलिए अब हम उस पे डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं जो पीडीएफ भेजूँगा उसमें आपको दोबारा से इसको साफ फ़ोटो खींच के उसमें भेजूँगा, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझ लीजिए मेरे कथन को, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको समझिए, और आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएँ, ठीक है? मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं किसी की भी, तो आप उसको अगर समझना चाहते हैं तो अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठें, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसे नोट कर लें, ठीक है? तो अब डिस्कस करने वाले हैं कि अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है। भाई अब देखो, इस कथन को समझ पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि अरस्तू किसको नागरिक मान रहा है। क्यों? क्योंकि समाज का लगभग सभी वर्ग जो हैं समाज के, उन सबको इसने नागरिकता से नकार दिया है, ठीक है? किंतु यह कुछ कंडीशंस रख रहा है, ठीक है? नागरिकता पाने के लिए ये कुछ योग्यताएं बताता है कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उससे पहले आपको ये डायग्राम देख लेना है कि अरस्तू का नागरिक कौन है, ठीक है? कौन नागरिक नहीं है और कौन नागरिक है, तो ये आपको डायग्राम पूरा रट लेना है, ठीक है? इस डायग्राम से ही आपके सारे आंसर्स हो जाएंगे। देखिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है नागरिकता के लिए शासन करने की योग्यता के साथ ही शासित होने का गुण भी आना चाहिए, ठीक है? यानी कि नागरिक एक ऐसा व्यक्ति बन सकता है जिसके अंदर दोनों ही गुण हों, शासन करने का भी और शासित होने का भी, ठीक है? यानी कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को जो नागरिकता लेना चाहता है या नागरिक बनना चाहता है, उसको राजा बनने का भी गुण आना चाहिए और प्रजा बनने का भी गुण आना चाहिए, ठीक है? ये दोनों ही गुण उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो कथन है ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है, कहाँ से? अरस्तू की बुक से, वहीं से कोट किया गया है, ठीक है? तो आपको ये कथन याद कर लेना है। जो दूसरी कंडीशन लगाता है वो क्या कहता है कि जिन व्यक्तियों की राज्य के कार्यों को करने में रुचि हो, उन्हें ही नागरिकता की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यानी कि जो राज्य का भला कर रहे हैं, जो राज्य की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, जो राज्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नागरिकता केवल उन्हीं को मिलनी चाहिए। तीसरी बात ये क्या कहता है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास निजी संपत्ति या अवकाश होना आवश्यक है। अब हम डिस्कस करेंगे भैया अवकाश क्या है, लेजर क्या है जिसकी इतनी बात कर रहा है अरस्तू। इस कथन को आपको नोट कर लेना है, ठीक है? उसने क्या बोला है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास निजी संपत्ति, भैया उसके पास संपत्ति होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस राज्य में। अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उस व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जा सकती। अब हम डिस्कस करते हैं अवकाश क्या है। अरस्तू के अनुसार अवकाश का तात्पर्य आराम या छुट्टी नहीं है। आजकल हम देखते हैं ना स्कूलों में क्या लिखते हैं? सिक लीव, बीमारी के लिए, बुखार के लिए क्या अवकाश चाहिए, हमें लीव चाहिए। तो ये वो वाला अवकाश नहीं है। ये क्या है? ये एक सक्रियता है। भाई सक्रियता क्या है? उसके अनुसार शासन करना, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना, विज्ञान या दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना आदि कार्य अवकाश के अंतर्गत आते हैं। यानी कि उस व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक विकास होना चाहिए, ठीक है? वह व्यक्ति सुस्त दिमाग से बैल नहीं होना चाहिए, ठीक है? उस व्यक्ति को क्या आना चाहिए? शासन करने का गुण, शासित होने का गुण, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का गुण, ठीक है? वो ऐसा ना हो घर में छुप के बैठने वाला, वो सार्वजनिक कार्यों में भाग ले। जैसे कि मैंने बताया था डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, तो उसमें जो बैठक होती थी उन बैठकों का भी वो हिस्सा हो, ठीक है? पढ़ा लिखा हो, विज्ञान या दर्शन की प्राप्ति हो उसको, तभी उसको नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है? जो व्यक्ति इन कार्यों में भाग लेंगे केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिक बनने का योग्य माना जाएगा, ठीक है दोस्तों? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नागरिक है वह वही व्यक्ति है जो विधि निर्माण प्रक्रिया में तथा न्याय शासन में भाग ले रहा है, जो पॉलिसी मेकिंग में भाग ले रहा है और डिसीजन मेकिंग में भाग ले रहा है, ठीक है? जुडिशियल सिस्टम में जो भाग ले रहा है उसी व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा, ठीक है दोस्तों? सबको नागरिक अरस्तू नहीं मान रहा है। इसकी आलोचना भी इसलिए बहुत की गई है। आगे हम आलोचना में ये डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है? अब देखिए अरस्तू अपनी नागरिकता की परिभाषा को स्पष्ट परिभाषित करने के लिए एक नाविक का उदाहरण देता है, ठीक है? जो बोट चलाता है, जो नाव चलाता है, उसे हम नाविक कहते हैं। अभी उसका उदाहरण दे रहा है। क्या कह रहा है? कि जिस प्रकार नाव को चलाने के लिए नाविक में गुण होने चाहिए कुछ विशेष। कहने का मतलब क्या है? अब सारे आदमी तो नाव चला नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको नाव चला के नदी पार मुझे लेके जाना, आप क्या करेंगे? खुद तो डूबेंगे ही, हमें भी डुबा देंगे। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, आप ये वाला कथन करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? अगर आपको नागरिक बनना है तो ये आपके अंदर
नाविक बनने का गुण होना चाहिए। यानी कि नाव है हमारा राज्य और उसका नाविक आपको बनना है, यानी कि राज्य को आपको कैसे चलाना है, ठीक है, उसके आपके अंदर गुण होने चाहिए। जैसा नाव को चलाने के लिए नाविक, सब नाविक नहीं बन सकते। आपको साइकिल चलानी भी नहीं आती, आप नाविक बन जाएंगे क्या? नहीं। अब आपको मान लीजिए मैं पहले दिन ही, आपने कार सीखी नहीं है, आपको कार पकड़ा दूँ, तो आप क्या करेंगे? ठोकेंगे, ठीक है, खुद तो जाएंगे, हमें लिए डूबेंगे आप, ठीक है। तो आपके अंदर उस कार को चलाने का, उस नाव को चलाने का गुण होना चाहिए। अब यहाँ नाव का क्या तात्पर्य है? राज्य से, ठीक है। जिस प्रकार नाव को चलाने के लिए नाविक में कुछ विशेष गुण होने चाहिए, उसी प्रकार नागरिक में भी कुछ विशेष गुण होने चाहिए राज्य को संचालित करने के लिए। अब ये गुण कैसे हैं भाई? उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, संविधान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नागरिक संविधान से। अब ये नहीं कि उसे राजनीति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और न्याय प्रदान करने में निष्पक्ष रहता हो। झूठे व्यक्तियों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। आपको जो डिसीजन मेकिंग है, जो न्याय की प्रक्रिया है, उसमें क्या होना पड़ेगा? ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाई जो नागरिकता की जो अवधारणा है अरस्तु की, वो सामान्य नागरिकता से कहीं ज़्यादा अधिक है। वो सामान्य नागरिकता का समर्थन नहीं करता, यानी कि सब व्यक्ति, जितने भी लोग उस राज्य में निवास कर रहे हैं, सबको नागरिक नहीं मानता अरस्तु। अरस्तु क्या कहता है कि वह गुणों के विकास, कार्य करने व योग्यता के आधार पर नागरिकता प्रदान करने पर बल देता है। वो क्या करता है? वो कहता है कि भाई सभी व्यक्तियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती, उनमें कुछ गुण होने चाहिए, उनमें कार्य करने की वह योग्यता होनी चाहिए कुछ, ठीक है। क्या योग्यता? जिस योग्यता का प्रयोग वो राज्य के संचालन में कर सके। ये तो आपने देखा उसका कथन, ठीक है। अभी तो हमें बहुत अच्छा लगा होगा, हाँ भाई अरस्तु सब कुछ सही कह रहा है, लेकिन नहीं, उसकी कुछ आलोचना भी की गई है। अब क्या आलोचना है? देखिए दोस्तों, जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, सबके विचार चाहे जितने भी अच्छे हों, कुछ ना कुछ कमियां उनमें होती है। क्यों? ये हमारी मानसिकता है। सब व्यक्ति को आप जैसे खुश नहीं कर सकते, वैसे ही सारे व्यक्तियों को कोई भी विचारक खुश नहीं कर सकता। अब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, हमें डेमोक्रेसी पसंद है, लेकिन आप क्या नॉर्थ कोरिया में जाके कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए? नहीं। क्यों? वहाँ के लोगों को आदत हो चुकी है, ठीक है। कुछ देशों में देखा गया है कि डेमोक्रेसी इतनी गंदी तरह से फेल हुई है कि उस देश को डेमोक्रेसी को छोड़ना पड़ा है, ठीक है। अब देखिए इसकी आलोचनाएं किस तथ्यों पे की गई है, किन आधारों पर, किन तथ्यों पर की गई है। तो पहला, जो अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा है वो बहुत ही संकुचित है, बहुत ही सिकुड़ी हुई है, बहुत ही छोटी है। क्यों? क्योंकि यदि शासन तंत्र में भाग लेने से ही सिर्फ नागरिकता मिलती है, अगर हम क्या बताएं कि अगर भाई जो शासन तंत्र में भाग ले रहा है, जो राजनीति के कार्यों में, राज्य के कार्यों में भाग ले रहा है, सिर्फ उसी को नागरिकता दी जाए, तो भैया ये परिभाषा तो कम्युनिस्ट कंट्रीज में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। जहाँ राजतंत्र है, जहाँ कम्युनिज्म है, वहाँ तो भाई सिर्फ राजा ही डिसीजन मेकिंग में भाग ले रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है? पूरा ग्रुप थोड़ी भाग लेता है, कुछ लोगों को, कुछ स्पेसिफिक लोग राजनीतिक तंत्र में भाग लेते हैं। तो भाई पूरा समाज, पूरा तबका ही राजनीति से वंचित हो जाएगा, नागरिकता से तो पूरा समाज वंचित हो जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, उसको अपनी इस परिभाषा को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए था। कहना आसान है, लेकिन भैया एक बात बताओ, जिस समय अरस्तु था उस समय क्या था? समाज छोटे छोटे तबकों में बटा हुआ था, राज्य क्या था? छोटे छोटे तबकों में बटा हुआ था। उस टाइम इतने बड़े बड़े राज्य नहीं होते थे, ठीक है। दूसरा, आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं होता ये कथन। जो अरस्तु की परिभाषा है ये आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं होती। क्यों? मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि जो उस समय की कंडीशन थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की थी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था थी। आज क्या है? उस समय राज्य की पॉपुलेशन कम होती थी, लेकिन आज क्या है? करोड़ों में, अरबों में, ठीक है। भारत की देख लीजिए, 137 करोड़ कुछ समथिंग ऐसा ही यहाँ की पॉपुलेशन है। तो क्या आप सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके वोटिंग करा सकते हैं? नहीं। क्या आप डिसीजन मेकिंग में सभी 137 करोड़ लोगों को एक जगह बैठा के डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आधुनिक जो युग है ये अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का युग है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का युग है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रजातंत्र का युग है। यहाँ सभी लोगों को एक एक स्थान पर इकट्ठा कर डिसीजन मेकिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये जो अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा है ये आज के समय में, आधुनिक समय में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है।
तीसरा, भाई देखिए, ये समाज के इतने बड़े तबके को, बहुसंख्यक वर्ग को तो ये क्या कर रहा है, नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दे रहा है। तो नागरिकता देना किसको चाह रहा है ये? स्त्रियों को उसने हटा दिया, बूढ़ों को हटा दिया, बच्चों को हटा दिया, विदेशी नागरिकों को हटा दिया। चलिए विदेशी नागरिकों को समझ में आता है, श्रमिकों को, दासों को, उसने सबको हटा दिया है। तो ये नागरिकता देना किसको चाह रहा है भाई, ये समझना बहुत कठिन है। ठीक है। चौथा, धनिक तंत्र का समर्थन। अब देखिए, आपने बीच में देखा ही था कि ये क्या कह रहा था कि राजनीति में अगर आपको राज्य की नागरिकता प्राप्त करनी है तो आपके पास क्या होने चाहिए, निजी संपत्ति। अब जो व्यक्ति गांव में किसानी कर रहा है, जो व्यक्ति मजदूर है, जो व्यक्ति लेबर है, ड्राइविंग कर रहा है, वो क्या इतना पैसा कमाता है कि अपना घर खरीद सके, अपनी संपत्ति खरीद सके? अब आप ही बताइए, आप दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे बॉम्बे में रह रहे हैं, चाहे जहाँ भी रह रहे हैं, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, क्या सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी है? नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाता महीने का। अब वो व्यक्ति क्या अपनी संपत्ति खरीद सकता है? तो ये क्या कर रहा है, ये अमीरों का, पूंजीपतियों का समर्थन कर रहा है अरस्तू। ठीक है। इसके अनुसार नागरिक वही है जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है पैसा है गाड़ी। भैया ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास गाड़ी, तो ये तो हमें नागरिकता देना ही नहीं चाहेगा। भाई ये बात तो गलत है ना। ठीक है। तो उसकी आलोचना इस पर भी की गई कि धनिक तंत्र का समर्थन कर रहा है, पूंजीपतियों का समर्थन कर रहा है। जो पांचवा पॉइंट है वो है असमानता का सिद्धांत। अब असमानता तो हो ही गई ना। ये क्या कर रहा है, पुरुषों को नागरिकता दे रहा है, ये पढ़े लिखे लोगों को नागरिकता दे रहा है, ये डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने वाले लोगों को नागरिकता दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं असमानता तो हो ही गई ना भैया। इतना बड़ा समाज का तबका क्या हो रहा है, नागरिकता के अधिकार से वंचित हो रहा है। फिर ये जो पॉइंट आने वाला है ना, अगला पॉइंट, ये आपके लिए गोल्डन पॉइंट है। ठीक है। अगर आप इसको पेपर में लिख देते हैं, इसको आपको याद करना है। ठीक है। क्यों? अगर आप इस पॉइंट को याद कर लेते हैं, पेपर में लिख देते हैं, तो टीचर आपसे पक्का इंप्रेस हो जाएगा। वो पॉइंट क्या है, फॉस्टर। ठीक है। आपको क्या करना है भैया, एक थिंकर की डेफिनेशन देनी है, एक थिंकर का विचार बताना है आपको। ठीक है। अब ये फॉस्टर है, फॉस्टर क्या कह रहा है, फॉस्टर कहते हैं कि अरस्तु का नागरिक जो संपत्ति युक्त है, यानी कि जिसके पास संपत्ति है, वो कभी भी गरीबों के हित में कोई भी कानून नहीं बनाएगा, और गरीब हमेशा के लिए गरीबी की ही जंजीरों में जकड़ा रह जाएगा। कहने का क्या तात्पर्य है, जैसा कि आपने पढ़ा कि जो अरस्तु है वो किसको नागरिक मान रहा है, उसको जिसके पास संपत्ति है। अब जिसके पास संपत्ति है, आप खुद देख लीजिए, आज के आप अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप आज भी देखेंगे कि आज भी जो अमीर आदमी है, क्या वो गरीबों के लिए कुछ करेगा कि अपने लिए करेगा? वो क्या करेगा, जो ही पॉलिसी अगर बनाएगा तो अपने लिए बनाएगा। तो फॉस्टर यही कह रहे, गरीब व्यक्ति का कोई नहीं देखेगा। ठीक है। अमीर हमेशा अपने लिए ही प्रॉपर्टी या अपने लिए ही कायदे कानून बनाएगा। तो अगर आप केवल उसी व्यक्ति को नागरिक मानते हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो गरीबों का क्या होगा, गरीब तो और गरीब हो जाएगा। ठीक है। गरीब क्या करेगा, गरीबी के जंजीरों में जकड़ा ही रह जाएगा। तो जितनी भी आलोचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको निष्कर्ष लिखना है तो आप क्या लिखेंगे कि अरस्तु के विचार की जितने भी आलोचना की जाए, किंतु यह उस समय 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, उस समय ये बहुत ही अपना रेलेवेंस रखते थे। इसकी बहुत से ऐसी बातें हैं जो हमने आज भी अपनाई हुई है। ठीक है। आप अगर उसको खंगालेंगे, इसको खोजेंगे, आप ढंग से इस कंटेंट को पढ़िए, इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मेरा दावा है कि जितनी भी वीडियोस आपको मैंने दी है, जितना भी कंटेंट आपको मैंने दिया है, अगर आप इस कंटेंट को फॉलो करते हैं तो आपको आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे पेपर में। आप टॉप कर सकते हैं पेपर में, पक्का कह रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट जो है ये खुद टीचरों के द्वारा ही पढ़ाया जाता है आपको क्लास में। ठीक है। ये वही कंटेंट है जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, या नहीं भी पढ़ाते हैं तो ये कंटेंट, इससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सबकी आपको वीडियोस पे देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। ठीक है। तो आपको अगर वीडियोस देखनी है, आपको ये वीडियो पसंद आई और आगे की वीडियोस भी आपको देखनी है, तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, हमारे सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का नाम आपको सजेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ 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 हाँ, अरे कैसे भूल गया भैया, अपने दोस्तों की भी तो सहायता करनी है। इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।